आज का जो टॉपिक है, कल हमने कार्य के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य। परिवर्ती बलों द्वारा कार्य का अभिप्राय यह है कि जब भी किसी पिंड का विस्थापन हो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो विस्थापन हो रहा है, उस पूर्ण विस्थापन में हर जगह या कई जगह या कुछ जगह, मैंने 3 शब्द काम में लिए हैं, हर जगह, कई जगह या कुछ जगह, बल का मान अगर अलग अलग हो तो ऐसी स्थिति में जो कार्य हम ज्ञात करते हैं उसे हम कह सकते हैं ऐसे बल द्वारा किया गया कार्य हम ज्ञात कर रहे हैं जिसका मान परिवर्तनशील है। मान लीजिए कि एक पिंड है जो बिंदु ए से लेकर के बी तक विस्थापित हो रहा है। ये ए है, ये बिंदु बी है, यहां तक ये विस्थापित हो रहा है। इस बिंदु ए से बी तक में अगर मैं एक छोटा सा हिस्सा ले लूं, ये छोटा सा हिस्सा मैं ले लेता हूं जिसकी लंबाई को या जिसकी लंबाई को हम डेल आर के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। यदि पिंड को इस छोटे से हिस्से के विस्थापन यानी डेल आर विस्थापन में किया गया कार्य में निकालना चाहूं और इस विस्थापन में जो बल लग रहा है उसको अगर हम एफ ले लें तो हम कहेंगे इस छोटे से विस्थापन में अल्प विस्थापन में किया गया वो होगा W इज इक्वल टू बल इंटू विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो बल का मान कितना है, F है, और विस्थापन का मान हमको पता है डेल आर है, तो हम कहेंगे F डॉट डेल आर, ये हमारे पास में कार्य का मान आ जाएगा। अब अगर मुझे संपूर्ण विस्थापन यानी कि ए से बी तक के विस्थापन के लिए कार्य निकालना है तो इसी तरीके से हम इस पूरे विस्थापन को, इस पूरी ए से बी तक की जो दूरी है, इसमें इसे हम अलग अलग छोटे छोटे बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको एक और भाग में बांट देता हूं, एक और, इस तरीके से इसे मैं 10, 12, 15, 20, 25 जितने भी भागों में हम इसको बांट सकते हैं, छोटे छोटे भागों में, उतने भागों में हम इसे बांट दें। लेकिन शर्त यही है कि इसे इतने छोटे भाग में रूपांतरित करना है कि उस छोटे से भाग के लिए, जैसे हमने डेल आर दूरी के लिए कहें, तो इस दूरी के लिए जो बल का मान है वो लगभग कांस्टेंट रहे। अगर कांस्टेंट नहीं रह सकता है तो लगभग कांस्टेंट रहे, यानी बल में जो परिवर्तन है वो इतना अल्प हो कि उसे कांस्टेंट माना जा सके। तब ऐसी स्थिति में यदि मुझे ए से बी तक विस्थापन के लिए कार्य निकालना है तो इन सभी छोटे अल्पांशों में विस्थापन के लिए कर सकते हैं। तो अगर मैं इनको ज्ञात करना चाहूं तो मैं कहूंगा भी पहले विस्थापन, पहले अल्पांश, ये पहला अल्पांश है, इसमें अगर पिंड का विस्थापन डेल R1 है और इसमें लगने वाला बल F1 है, तो जो किया गया कार्य होगा वो होगा F1 डॉट डेल R1। इसी प्रकार से दूसरे अल्प विस्थापन में किया गया कार्य F2 डॉट डेल R2, इसको जोड़ दीजिए पहले कार्य के साथ में, प्लस F3 डॉट डेल R3 प्लस एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम टोटल अगर n हिस्से इसके कर रहे हैं तो हम nवें हिस्से तक के कार्य का मान ज्ञात करेंगे अल्प विस्थापन के लिए और उन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं Fn डॉट डेल Rn। इस तरीके से छोटे छोटे हिस्सों के लिए कार्य निकाल करके जोड़ना, इसे हम सम के रूप में यानी समीशन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। समीशन F डॉट डेल R, जिसे हम कह सकते हैं Fi डॉट डेल Ri। Fi डेल Ri का मतलब है आई वा हिस्सा, आई वे हिस्से के लिए हम निकाल रहे हैं जहां पर आई वे हिस्से का मान 1 से लेकर के n तक परिवर्तित हो रहा है। ये जो हमने यहां पर लगाया है समीशन ऑफ समथिंग i इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब होता है कि ऐसे बहुत सारे पदों का योग ये लिया गया है जहां पर i का मान हर पद में 1 से लेकर के n तक चेंज हो रहा है। प्रत्येक पद में i का जो मान है वो 1 से लेकर के n तक चेंज हो रहा है। पहले पद में जैसे 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3, आप देख सकते हो हमने ऊपर लिखा हुआ भी है। पहले पद में n का मान हमने 1 लिया है, दूसरे में 2 लिया है, तीसरे में 3 लिया है, इस तरीके से nवें पद तक n लिया है। तो ये सभी पदों का को जोड़ करके लिखने का एक शॉर्ट तरीका है। परंतु इसके स्थान पर हम एक काम और कर सकते हैं। हम अगर वस्तु का जो विस्थापन है उसे सतत रूप से ले रहे हैं, कंटिन्यूअस ले रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस नहीं ले रहे हैं। अब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, अगर आप यहां से यहां तक, यहां मैंने अल्प विस्थापन लिया, फिर एक अल्प विस्थापन मैंने यहां ले लिया, एक अल्प विस्थापन मैंने यहां ले लिया, तो ये कहलाता है डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मैं इस पूरे भाग पर
कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं छोड़ूं जहां पर मैं एक अल्प विस्थापन नहीं लूं, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी कि सतत। ऐसी स्थिति में आप इस सम्मिशन की जगह समाकलन भी ले सकते हो। समाकलन का अर्थ भी जोड़ना ही होता है। यदि सतत वितरण हम ले रहे हैं, सतत हिस्सों का योग हम कर रहे हैं, तब इस समेशन की जगह आप क्या कर सकते हो, समाकलन कर सकते हो। तो हम यहां पर कहेंगे इंटीग्रेशन एफ डॉट डेल आर की जगह चेंज हो जाएगा डी आर में, क्योंकि जब आप सतत हिस्सों के लिए यानी छोटे छोटे हिस्सों के लिए लेते हो, तो ये जो हिस्से होते हैं वो बहुत छोटे यानी अल्प अंतराल के लिए, अल्प विस्थापन के लिए लिया जाता है, और अत्यल्प विस्थापन के लिए डेल आर को डी आर के रूप में लिखा जा सकता है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। यहां पर ए से बी तक का अभिप्राय बिंदु ए की स्थिति और बिंदु बी की स्थिति से है। तो इसको आप चाहो तो ए से बी तक लिख सकते हो, और चाहो तो इसे आप लिख सकते हो आर ए से आर बी तक, जहां पर आर ए क्या है, बिंदु ए की स्थिति, और आर बी क्या है, बिंदु बी की स्थिति। अब इस डॉट को अगर आप हटाना चाहो तो आप लिख सकते हो एफ इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य निकाल सकते हो। अब आप ध्यान से देखोगे तो जो हमने पिछला वाला भाग पढ़ा था अपरिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य, तो उसमें हमने क्या किया था, बल और विस्थापन को सीधे गुणा कर दिया था, क्योंकि बल का मान चेंज नहीं हो रहा था। यहां पर हमने क्या किया, छोटे छोटे बहुत सारे विस्थापनों के लिए, छोटे छोटे अल्पांशों के लिए हमने कार्य निकाला और उसको जोड़ दिया। तो परिवर्ती बल के लिए अगर आपको कार्य निकालना है तो इस प्रकार से आप समाकलन करके ज्ञात कर सकते हो। एक बार फिर से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। मान लीजिए कि एक वस्तु है जो परिवर्ती बल के अधीन, एक पिंड है जो परिवर्ती बल के अधीन एक बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित हो रहा है। यदि इस पिंड के किसी पर्टिकुलर स्थिति या पर्टिकुलर अल्पांश में विस्थापन डी आर के लिए मैं किया गया कार्य निकालना चाहूं बल के द्वारा, तो हम कहेंगे ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। यहाँ पर डी डब्ल्यू लेने का अभिप्राय यह है कि अल्प विस्थापन के लिए किया गया कार्य कुल किए गए कार्य का एक छोटा हिस्सा होगा, तो इसको हम कहेंगे एफ डॉट डी आर। डॉट को हटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। अगर आप विस्थापन डी आर की जगह डेल आर लेते हो तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डॉट डेल आर, और इस डॉट को हटाओगे तो आपके पास में आ जाएगा एफ डेल आर कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक छोटे से विस्थापन के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मुझे संपूर्ण विस्थापन के लिए निकालना हो तो इस संपूर्ण भाग को छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं इस तरीके से। जैसे आपके पास में मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी नापनी है, और ये दूरी जो है वो 5 मीटर की है, लेकिन आपके पास में जो फीता है वो 2 ही मीटर का है। तो आप क्या करते हो, पहले 2 मीटर नाप लेते हो, फिर वहां निशान लगा देते हो, फिर 2 मीटर नाप लेते हो, फिर वहां निशान लगा देते हो, फिर उसके बाद में 1 मीटर नाप लेते हो और सबको जोड़ देते हो। तो ये भी एक तरीका हो सकता है जोड़ने का। इसी तरीके से अगर हम छोटे छोटे विस्थापनों के लिए किए गए कार्य निकालें और उन सबको जोड़ दें तो हमारे पास में कुल कार्य आ जाएगा। और उस एक अल्पांश के लिए, छोटे से अल्पांश के लिए हम बल के मान को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अल्पांश आपको इतना ही बड़ा लेना है, यानी विस्थापन का जो एक छोटे से हिस्से के लिए हम कार्य निकाल रहे हैं वो छोटा सा हिस्सा इतना छोटा होना चाहिए कि उस छोटे से हिस्से में जो बल का मान है वो कांस्टेंट माना जा सके। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, संपूर्ण विस्थापन ए से बी को डेल आर वन डेल आर टू इस तरीके बहुत सारे विस्थापनों में बांटा जा सकता है। ये अल्पांश इतने छोटे हैं कि इनके संगत बल F1, F2, F3 को भी स्थिर माना जा सकता है। पूरे विस्थापन के लिए मैं निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं F1 डेल R1 प्लस F2 डेल R2 प्लस F3 डेल R3 एंड सो ऑन। इस एंड सो ऑन को आगे बढ़ा करके आपको क्या करना है बच्चों, प्लस Fn डेल R n तक। इसको खुला नहीं छोड़ना, जैसे इस पीडीएफ में छोड़ा हुआ खुला छोड़ने का मतलब क्या है, ये अनंत तक चलेगा। और प्लस Fn लिखने का मतलब ये किसी स्थिति पर जाकर के खत्म हो जाएगा। तब तक विस्थापन के लिए कार्य तो हम कभी निकाल ही नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर, अगर मैं यहाँ से डॉट को हटाऊं तो F1 डेल R1 cos थीटा 1 प्लस F2 डेल R2 cos थीटा 2 प्लस F3 डेल R3 cos थीटा 3 एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या जाएगा Fn डेल Rn cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर cos थीटा n भी कह सकते हो आप चाहो तो। इसको इस तरीके से अगर मैं कहूं तो मैं कहूंगा कि एक जैसे पदों का योग है। जब कोई समीकरण एक जैसे पदों का योग हो तो उसको समीशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। W ऑफ समीशन, W बराबर समीशन, एक जैसे जो पद है उनमें से कोई भी एक पद आप ले लीजिए F डेल R cos ऑफ थीटा, और इसमें जो वेरिएशन है उसको हम यहाँ लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पद का वेरिएशन है, पहले पद के लिए Fi डेल RI cos थीटा
आई, जहां पर आई की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक, यानी प्रत्येक पद में यहाँ पर आई का मान 1 से लेकर के n तक चेंज होता रहेगा। तो ये जो हमारे पास में आया है ये कुल कार्य है। ये कुल कार्य समाकलन के रूप में भी निकाला जा सकता है यदि विस्थापन जो हम ले रहे हैं a से b तक का, उसमें प्रत्येक भाग के लिए लिया जाए, यानी वस्तु का जो विस्थापन है उसको सतत रूप से विस्थापित किया जा रहा है, टुकड़ों में हम इसका मान नहीं निकाल रहे हैं या टुकड़ों में से विस्थापित नहीं किया जा रहा है, तब हम इसको समाकलन के रूप में भी ले सकते हैं। तो इसका समाकलन अगर हम कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा W बराबर इंटीग्रेशन एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेल आर की जगह डी आर आ गया है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिर्फ ये है कि जब सतत विस्थापन होता है तब ऐसी स्थिति में आपको अल्पांश इतना छोटा लेना चाहिए कि वास्तविक रूप से उसके लिए जो बल का मान है वो कांस्टेंट हो, या अगर कांस्टेंट नहीं हो तो जो परिवर्तन हो ये इतना अल्प हो कि उस परिवर्तन को नगण्य माना जा सके। इस प्रकार से हम परिवर्ती बल के लिए किया गया कार्य भी निकाल सकते हैं। अगर परिवर्ती बल नहीं है, बल कांस्टेंट है, तो आप सीधे ही बल को विस्थापन से अदिश गुणनफल कर दीजिए, आपके पास में जो कार्य आ जाएगा, सॉरी, बल को विस्थापन से अदिश गुणनफल कर दीजिए, कार्य आ जाएगा। लेकिन बल अगर परिवर्तनशील है तो इसको अलग अलग हिस्से में ज्ञात करके और उनको जोड़ दीजिए, आपके पास में कार्य का मान आ जाएगा। पर आपको क्या करना है, अलग अलग हिस्सों को जोड़ना नहीं है, आपको सीधे समाकलन करना है, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जहां पर बल का मान परिवर्तनशील होता है, बल का मान एक समीकरण के रूप में दिया हुआ होता है, कोई संख्यात्मक मान के रूप में दिया हुआ नहीं होता है। अब अगर हम बल विस्थापन ग्राफ से कार्य का मान निकालना चाहें तो मान लीजिए आपके पास में ये एक बल विस्थापन ग्राफ है जिसमें बल का मान कांस्टेंट है और ये विस्थापन है, संपूर्ण विस्थापन में बल का मान कांस्टेंट है। ऐसा बल विस्थापन ग्राफ आपको दिया हुआ है। हमने पढ़ा था कि जब भी किसी ग्राफ से उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आप y अक्ष को, जो y अक्ष पर राशि है, उसको x अक्ष में होने वाले परिवर्तन से गुणा कर दीजिए। यानी कि हम ये देख सकते हैं ये विस्थापन की जगह स्थिति होना चाहिए, विस्थापन बल विस्थापन ग्राफ भी कह सकते हो, बल स्थिति ग्राफ भी इसको कह सकते हो, से गुणा कर दीजिए तो हमारे पास में क्या जाएगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालना चाहूं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, तो हम क्या कहेंगे, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इस ग्राफ के लिए बल गुणा विस्थापन, यानी कि y अक्ष को x अक्ष से गुणा करना है। और अगर इसका ढाल निकालना हो तो y अक्ष में x अक्ष का भाग देना होगा। बल और विस्थापन का जो गुणनफल है, अदिश गुणनफल है, वो हम सब जानते हैं किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कार्य के बराबर होगा, यानी बल विस्थापन ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो कार्य के बराबर होता है। तो हमने तीन चीजें देख ली अभी तक। पहला जो कि हमने कल देखा था, यदि बल का मान कांस्टेंट है, नियत है, नहीं बदल रहा है, तो बल को विस्थापन से सीधे गुणा कर दीजिए, आपके पास कार्य आ जाएगा। दूसरा हमने आज देखा कि बल का मान अगर परिवर्तनशील है तब आप बल को विस्थापन के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, आपके पास कार्य आ जाएगा। तीसरा हमने देखा कि बल और विस्थापन के मध्य अगर ग्राफ दिया हुआ है कोई, अगर बल और विस्थापन के मध्य कोई ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में बल का मान कांस्टेंट है, नियत बल है, तो उस नियत बल के लिए विस्थापन हम अगर R1 से R2 ले रहे हैं तो जो कार्य है उस कार्य का मान अगर मुझे निकालने के लिए कहते हैं तो हम कहते हैं कार्य बराबर होता है बल F डॉट विस्थापन R2 माइनस R1, यानी स्थिति R2 में से स्थिति R1 को घटा दीजिए। ठीक है, ये जो है इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बल गुणा विस्थापन के बराबर है, और बल गुणा विस्थापन का मतलब है y अक्ष को x अक्ष से हमने गुणा कर दिया। जब भी हम y अक्ष को x अक्ष से गुणा करेंगे तो हमारे पास में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, इस ग्राफ का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी कार्य अगर आपको निकालना है ग्राफ से तो क्षेत्रफल आप उस ग्राफ का निकाल लीजिए। कौन से ग्राफ का? बल विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो अगर मान दिया हुआ है तो मान को आप सीधे विस्थापन से गुणा कर दें, समीकरण दिया हुआ है तो समाकलन कर दें जो कि परिवर्ती बल के लिए आएगा, और अगर ग्राफ दिया हुआ है तो ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लें, आपके पास में कार्य आ जाएगा। लेकिन यही जो ग्राफ है वो परिवर्ती बल के लिए दिया हुआ हो। अब दिक्कत क्या है, परिवर्ती बल के लिए जब दिया हुआ हो तो तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे, मान लीजिए ग्राफ है आपके पास में इस तरह का, किसी भी तरह का हो सकता है ग्राफ, तो इस ग्राफ के अगर मैं बहुत छोटे 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 टुकड़े कर दूं, ये एक छोटा टुकड़ा, ये दूसरा छोटा टुकड़ा, ये तीसरा छोटा टुकड़ा,
चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो आप देखेंगे ये प्रत्येक छोटा टुकड़ा, जैसे मैं ये वाला छोटा टुकड़ा ले लेता हूँ, ये वाला छोटा टुकड़ा, इसको आप देख सकते हो किसकी तरह, एक आयत की तरह है। ठीक है, अब इस छोटे से टुकड़े में ये तो हो गई स्थिति, वैसे बल स्थिति ग्राफ होना चाहिए, लेकिन कई बार इसको बल विस्थापन ग्राफ कह दिया जाता है। अगर मैं इस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, इस छोटे से टुकड़े का, तो हम क्या कहेंगे भाई, इस छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है तो ये छोटा टुकड़ा क्या है, आयत है। कितना होगा आयत का क्षेत्रफल, हम कहेंगे आयत का बाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए लंबाई अगर आपको निकालनी है तो ये जिस अक्ष के समानांतर है, कौन सा समानांतर है, बल अक्ष के समानांतर, यानी इसका मान बल के रूप में आएगा, तो लंबाई तो, ठीक है। और ये छोटा सा जो हिस्सा है, इसमें चौड़ाई कौन से अक्ष के समानांतर है, स्थिति अक्ष के समानांतर है, तो यहां पर आएगा स्थिति, और स्थिति में भी क्या आएगा, परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, जिसको हम कहेंगे विस्थापन, स्थिति में परिवर्तन जिसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। ये छोटे से भाग के निकाल लिया, लेकिन हम सब जानते हैं बल गुणा विस्थापन क्या होता है, बल गुणा विस्थापन तो कार्य होता है, यानी कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो इस छोटे से भाग के लिए किए गए कार्य के बराबर है। प्रकार से अगर मैं इसको प्रत्येक भाग के लिए निकालना चाहूं, तो हर भाग के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफलों को जोड़ दें, तो सभी भागों के लिए जो जोड़ा गया क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, इस संपूर्ण विस्थापन में किए गए बराबर होगा, क्योंकि ये छोटे से भाग के लिए क्षेत्रफल इस भाग के लिए किए गए कार्य के बराबर है। फिर अगले भाग के लिए किया गया कार्य, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो, उसके अगले भाग के लिए निकालना है तो उससे अगले भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। इसी प्रकार से प्रत्येक भाग के लिए अगर आपको कार्य निकालना है तो उस भाग के लिए आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और अगर आपको कुल कार्य निकालना है तो इन सभी क्षेत्रफलों को आप जोड़ दीजिए। समझ लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास में ये एक परिवर्ती ग्राफ दिया हुआ है। देखिए जो ये हम अलग अलग तरीके से इसको पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि किस कंडीशन में आपको क्या काम करना है। जैसे मैंने पहली कंडीशन कही कि बल कांस्टेंट और बल का मान दिया हुआ है, तो बल को विस्थापन से सीधे गुणा कर दीजिए, अदिश गुणा कर दीजिए, आपके पास कार्य आ जाएगा। लेकिन बल परिवर्ती बल है, यानी एक समीकरण के रूप में दिया हुआ है जो कि स्थिति पर निर्भर करता है, तो आपको बल का स्थिति के सापेक्ष समाकलन करना होगा, आपके पास कार्य आ जाएगा। लेकिन बल और विस्थापन के मध्य अगर एक ग्राफ दिया हुआ है तो आप किस प्रकार से कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो हमने दो तरह के ग्राफ देखे, पिछला ग्राफ जो देखा उसमें बल का मान कांस्टेंट था, तब हमने कहा कि पूरे ग्राफ का एक साथ क्षेत्रफल निकाल लो और जोड़ दो, सॉरी क्षेत्रफल निकाल लो, वो कार्य के बराबर होगा। लेकिन अगर ये ऐसा ग्राफ हो जिसमें बल का मान परिवर्तित हो रहा हो, ऐसा बल हो जिस बल का मान परिवर्तित हो रहा हो, तब हम क्या करें, तब उस स्थिति में हमें क्या करना है। तो मान लीजिए कि कोई वस्तु जो है वो किसी बिंदु R1 से R2 तक परिवर्ती बल के अधीन विस्थापित हो रही है। अब अगर मैं इसमें एक छोटे से विस्थापन डेल आर विस्थापन के लिए किया गया कार्य निकालना चाहूं, तो हम क्या कहेंगे कि छोटे से विस्थापन के लिए किया गया कार्य डेल डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डेल आर। अगर आप इस एफ डॉट डेल आर को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, इस छोटे से विस्थापन के लिए बल का मान जो कि y अक्ष के बराबर है, यानी कि लंबाई के बराबर है, और डेल आर क्या है, एक्स अक्ष का मान है जो कि चौड़ाई के बराबर है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई होगी, यानी कि छोटी सी पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, अब अगर मुझे प्रत्येक भाग के लिए निकालना है तो हम क्या कहेंगे, हर भाग के लिए ऐसे डेल डब्ल्यू का मान निकालिए, तो कुल कार्य डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, प्रत्येक भाग के लिए निकालना चाहे तो डेल डब्ल्यू वन प्लस डेल डब्ल्यू टू प्लस डेल डब्ल्यू थ्री एंड सो ऑन डेल डब्ल्यू एन, इन सबको आपको जोड़ना होगा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डब्ल्यू बराबर समीशन ऑफ डेल ऑफ डब्ल्यू, यानी कि सारे जो आपके पास में कार्य आ रहे छोटी छोटी पट्टिकाओं के लिए उन सबको जोड़ दीजिए। अब जैसे हमने डेल डब्ल्यू निकाला, छोटे से भाग के लिए निकाला, एक छोटे से भाग के लिए, तो वो उस भाग के क्षेत्रफल के बराबर था। डेल डब्ल्यू वन हम निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस छोटी पट्टिका के लिए हम डेल डब्ल्यू वन निकाल रहे हैं उस छोटी पट्टिका का क्षेत्रफल, डेल डब्ल्यू टू दूसरी छोटी पट्टिका का क्षेत्रफल, डेल डब्ल्यू थ्री तीसरी छोटी पट्टिका का क्षेत्रफल, क्योंकि डेल डब्ल्यू का मान किसके बराबर आ रहा है, उस पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है। तो ऐसे इन सभी छोटी छोटी पट्टिकाओं के क्षेत्रफल को निकालें और जोड़ दें तो कुल कार्य हमारे पास में आ जाएगा। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। तो डेल डब्ल्यू का जो मान है वो हमारे पास में किस प्रकार से आ रहा है, डेल डब्ल्यू का जो मान है हमारे पास में वो आ रहा है
एफ डॉट डेल आर, जो कि डेल आर चौड़ाई की जो पट्टी का है उसके क्षेत्रफल के बराबर है। अब अगर वस्तु को हम ए से बी तक विस्थापित करें तो इस ए से बी तक के विस्थापन में हमें इस संपूर्ण विस्थापन के लिए अगर कार्य निकालना है तो हम कहेंगे W बराबर ऐसे छोटे 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 हिस्सों के लिए, ये जो हमने पट्टिकाएं बांटी गई इन छोटे छोटे विस्थापनों के लिए आप इसको कार्य का मान निकालिए और जोड़ दीजिए। ये हमने एक पट्टिका के लिए निकाला, अन्य पट्टिकाओं के लिए, अन्य पट्टिकाओं का मतलब छोटे छोटे विस्थापनों के लिए। ये एक पट्टिका एक छोटे विस्थापन को व्यक्त कर रही है, दूसरी पट्टिका दूसरे छोटे विस्थापन को व्यक्त कर रही है। तो अगर मुझे कुल कार्य निकालना है W, तो हम क्या कहेंगे, इन सभी छोटी पट्टिकाओं के लिए कार्य का मान निकालो जो कि एफ डॉट डेल आर के बराबर है और उन सबको जोड़ दो। जोड़ने के लिए हमने समेशन का चिन्ह लगा दिया। कहां से कहां तक, हम कहेंगे ये आर आई से लेकर के और ये R1 से लेकर के ये R2 तक आपको लेना है, R1 से लेकर के R2 तक। ठीक है, जहां पर यहाँ पर हो जाएगा एफ आई डेल आर आई। यहाँ पर ये आई का जो मान है वो R1 से शुरू होगा, या हम कह सकते हैं R1 से लेकर के 2 तक। जो आर आई है उसका मान आपको ऐसे बहुत सारे हिस्सों में R1 से R2 तक लेना है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। आई नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा। अब अगर ये डेल आर जो हिस्सा है वो बहुत छोटा हो तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, समीशन ऑफ एफ डॉट डी आर। समीशन ऑफ एफ डॉट डी आर कहां से कहां तक, R1 से R2 तक। अगर ये सतत विस्थापन के लिए निकाला गया है तो इस समीशन को आप समाकलन में चेंज कर सकते हो, R1 से R2 तक एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर, डॉट को हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, R1 से R2 एफ डी आर कॉस ऑफ थीटा। लेकिन आप इस एफ डी आर पर ध्यान दोगे तो एफ क्या है, बल है, और डी आर क्या है, विस्थापन है। यानी कि यहां पर हम एक तरीके से एफ बल यानी y अक्ष और डी आर विस्थापन यानी कि x अक्ष का गुणा ले रहे हैं। तो प्रत्येक पट्टिका के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से बल यानी y अक्ष यानी कि लंबाई और डी आर यानी विस्थापन यानी कि x अक्ष यानी कि चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का, आयताकार पट्टिका के लिए लंबाई और चौड़ाई का गुणा ले रहे हैं। और प्रत्येक भाग के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई का क्षेत्रफल उस पट्टिका के लंबाई इंटू चौड़ाई का जो गुणा है उस पट्टिका के क्षेत्रफल के बराबर होगा। और समाकलन का अभिप्राय क्या हुआ या समीशन का अभिप्राय क्या हुआ, प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिए। अब अगर हम प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल निकाले के जोड़ें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल हमारे पास में आ जाएगा। यानी कि अगर आपको कार्य निकालना है तो आप इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो हमने 3 तरीके सीख लिए हैं। पहला तरीका ये कहता है कि बल का और विस्थापन का मान दिया हुआ है, बल कांस्टेंट है तो सीधे अदिश गुणा कर दीजिए, कार्य आ जाएगा। दूसरा तरीका कहता है कि बल का मान अगर परिवर्तनशील है तो बल का मान एक समीकरण के रूप में दिया गया होगा, उसका स्थिति x के सापेक्ष समाकलन कर दीजिए, आपके पास में कार्य का मान आ जाएगा। और तीसरा तरीका कहता है कि बल और विस्थापन के मध्य अगर ग्राफ दिया हुआ है तो बल चाहे परिवर्तनशील हो और चाहे अपरिवर्तनशील हो, उस ग्राफ का उस विस्थापन के लिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आपके पास में कार्य आ जाएगा। लेकिन वो ग्राफ किस किस के बीच में होना चाहिए, बल और स्थिति यानी विस्थापन के सापेक्ष के मध्य वो ग्राफ होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम कार्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। 3 तरीके हमने देख लिए। अब हमारे पास में किसी भी तरीके का कोई उदाहरण आता है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है वो है ऊर्जा। ऊर्जा किसे कहते हैं, देखो कोई भी वस्तु के लिए ऊर्जा का जो, अगर मैं कहूं कि ऑथेंटिक कोई भी परिभाषा, ऊर्जा को ज्ञात करने की ऑथेंटिक कोई परिभाषा नहीं है। हम ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर ऊर्जा को क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, तो ऊर्जा को ज्ञात नहीं कर सकते, आपको ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि आप कौन सी ऊर्जा को ज्ञात करना चाहते हो। यानी कि अगर मैं ज्ञात करना चाहूं तो मैं सिर्फ उस ऊर्जा को ज्ञात कर सकता हूं जो कार्य करने पर खर्च होती है। यानी कि जो ऊर्जा कार्य करने पर खर्च होती है या किसी और के कार्य करने पर किसी और में संचित होती है। जैसे हम ये कहें कि मशीन के कार्य करने के कारण या गाड़ी के इंजन के कार्य करने के कारण पहिए में संचित हो गई और पहिए की गतिज ऊर्जा के रूप में चेंज हो गई, रोटेशनल एनर्जी के रूप में संचित हो गई। विद्युत ऊर्जा जो है वो प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में बल्ब में चेंज हो गई। लेकिन वो जो विद्युत ऊर्जा प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में संचित हुई है वो कहां से आई, तो हम कहेंगे कि वो आवेश को गतिशील करने में किए गए कार्य के बराबर होगी। यानी कि जो कार्य हम कर रहे हैं
हमारे द्वारा किया जा रहा है या हम पर किया जा रहा है, यानी वस्तु द्वारा किया गया कार्य या वस्तु पर किया गया कार्य जो है वो किसी न किसी ऊर्जा के रूप में होता है, या तो वो संचित ऊर्जा के रूप में हो सकता है या वो खर्च ऊर्जा के रूप में हो सकता है। तो हम संचित और खर्च ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि वो ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं जो कार्य संपादित करने से प्राप्त हुई है अथवा व्यय हुई है। तो ऊर्जा कहने की बजाय हम इसको अगर परिभाषित करें तो कार्य के रूप में हमें इसे परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि किए गए कार्य के आधार पर इसका मान ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के कार्य करने की जो क्षमता है वो ऊर्जा के बराबर होती है, उस वस्तु की ऊर्जा के बराबर होती है। यानी वस्तु जितना कार्य कर सकती है, जो उसका अधिकतम कार्य है वो उसकी अधिकतम ऊर्जा के बराबर होगा। अब आप कहो कि मान लीजिए कि सब एक वस्तु है, एक व्यक्ति है, वो अधिकतम 20 जूल कार्य कर सकता है लेकिन वो 10 ही जूल कार्य कर रहा है। वो अधिकतम 20 जूल कार्य कर सकता है लेकिन वो तो 10 ही जूल कार्य कर रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि वो 20 जूल कार्य कर सकता है कि नहीं कर सकता? वो अपना अधिकतम कार्य करे ही नहीं तो हम कहेंगे अगर वो अपना अधिकतम कार्य नहीं करेगा तो जितना कार्य वो कर रहा है उतने कार्य के लिए खर्च ऊर्जा हम ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा जितना अधिकतम कार्य किया जा सकता है, अगर वो हमें पता चल जाए तो हम उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ कार्य हमें पता चल जाए तो उस कार्य में खर्च ऊर्जा हम पता लगा सकते हैं। यदि वस्तु पर किया गया कार्य हमें मिल जाए तो उसमें संचित ऊर्जा हम बता सकते हैं। अब आप कहोगे वस्तु में संचित ऊर्जा कैसे? तो जैसे किसी पिंड को उठाने में जो किया गया कार्य वो वस्तु की उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। वस्तु को गतिशील करने में जो किया गया कार्य है वो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोजीशन के लिए हम कार्य का मान भी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अब सरल शब्दों में हम कार्य की परिभाषा देना चाहें, सॉरी ऊर्जा की परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता है उसे ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कह रहे हैं तो इसका मतलब कार्य का ही दूसरा रूप ऊर्जा हुआ, यानी कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होने चाहिए। जितना कार्य किया जाए उतनी ही ऊर्जा होनी चाहिए। तो कार्य अगर एक अदिश राशि है तो ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई कार्य अदिश राशि क्यों है, ये कैसे पता चला? तो कल हमने देखा था बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। जब दो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल से कोई राशि प्राप्त हो रही है तो समझ लो कि वो अदिश होगी। अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है तो वो अदिश होगी। ठीक है, तो कार्य अदिश राशि इसलिए ऊर्जा भी एक अदिश राशि होगी। इसका जो मात्रक है वो क्या होगा? तो इसका मात्रक कार्य के समान ही जूल होता है और इसका सीजीएस मात्रक जो है वो अर्घ होता है। ठीक है, अन्य मात्रक भी इसके लिए जाते हैं, कई अलग स्थितियों में लिए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया जाता है, किलोवाट आवर लिया जाता है, कैलोरी लिया जाता है, लेकिन ये अलग अलग आस्पेक्ट में लिए जाते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी विभवांतर आरोपित करके गतिशील किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित किया जाता है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ली जा सकती है, किलोवाट आवर में भी ली जा सकती है, कैलोरीज में भी ली जा सकती है। अलग अलग पोजीशन में हम अलग अलग मात्रक काम में ले लेते हैं, पर फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक है वो जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किलोवाट आवर होता है, कैलोरी होता है और अर्ग होता है। और अगर मैं एक सामान्य मूल मात्रकों के पदों में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसकी विमा कार्य के ही समान होती है, कार्य की विमा m1 L2 T-2 होती है, तो ऊर्जा की जो विमा है वो भी m1 L2 T-2 होती है। ठीक है, अब जैसे हमें पता था कि 1 किलोवाट आवर का मान क्या होता है, उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर उसमें जो ऊर्जा होती है उसे हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, और वोल्ट जो है वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो कूलाम से कूलाम कट गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अब इसी प्रकार से यानी हम किलोवाट आवर का मान निकालना चाहें तो ये आपके 10वीं में भी आया था, 1 किलोवाट आवर। इसका मान निकालना चाहें तो 1 किलो के स्थान पर आ गया 10⁻3। ठीक है,
किलो के स्थान पर आ गया 10⁻3 और वाट जो है उसके स्थान पर आ गया हमारे पास में वाट जो है वो शक्ति का मात्रक है। शक्ति जो होता है वो होता है कार्य करने की जो दर होती है उसको शक्ति हम कहते हैं, यानी कि जूल प्रति सेकंड इसको हम कह सकते हैं। और हावर जो है उसका मान होता है, एक हावर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 सेकंड हो गया हमारे पास में। ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा। 3600 को आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻3 और 10⁻3 ऑलरेडी है हमारे पास में, ये जूल हमारे पास में आ गया, तो ये हो जाएगा 3.6, दोनों का आधार समान है 10⁻3, तो ये जुड़ जाएंगे 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 जूल, तो ये हमारे पास में किलोवाट आवर आ जाएगा। इसके अलावा एक और है हमारे पास में कैलोरी। ये एक प्रश्न आया है प्रिंस बलाई का, सर सी क्या है? प्रिंस ये सी कहां पर आ गया भाई? इसमें कौन से सी के बारे में बात कर रहे हो आप? माइक ऑन करके बताओ। प्रिंस बलाई अपना माइक ऑन करो। सर ये इलेक्ट्रॉन वाला फर्स्ट वाला सर, ये इलेक्ट्रॉन वाला, इसमें सी कहां दिख रहा है तुम्हें? इसमें नहीं सर, इसके पहले वाले तो सर किलोवाट घंटा वाला है ना। हाँ तो इसमें सी कहां है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सर सी था ना, वहां पे आपने सी से सी काट दिया। अरे सी नहीं है, जूल प्रति कूलाम है बेटा, वो सी नहीं था, वो मात्रक होता है। वो जो होता है ना मात्रक होता है, वापस से बताया तो कोई बात नहीं बेटा। क्या होता है कि हमने जो लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻, और जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम, जिसको हम सी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, वोल्ट भी एक मात्रक है और विभव V बराबर होता है कार्य बटा आवेश। कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वोल्ट की जगह हम क्या काम में ले सकते हैं? जूल प्रति कूलाम। ये सी नहीं है, जूल प्रति कूलाम है। ठीक है, तो कूलाम से कूलाम कट गया। ठीक है, समझ में आई बात कि सी क्या है? सी मात्रक है, आवेश का मात्रक है, तो कूलाम से कूलाम कट गया, इसलिए हमारे पास जूल रह गया। ठीक है बेटा, ठीक है सर। क्लियर है? अब आगे चले हम इससे। हाँ सर। तो ये इस हाँ प्रकार से हम ऊर्जा को समझ सकते हैं। देखिए ऊर्जा जो है वो विभिन्न रूपों में हमारे सामने है। उसके कुछ रूपों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा सा धीरे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कभी कभी प्रश्न आ जाता है इस पर नहीं भी आए तो भी हमें इसकी जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशीय ऊर्जा। प्रकाशीय ऊर्जा क्या है? प्रकाशीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो हमारे आंखों में, यानी कि हमारी दृष्टि क्षेत्र में संवेदना उत्पन्न कर देती है, जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, उस ऊर्जा को हम प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि विकिरण ऊर्जा का वह भाग जिसके कारण दृष्टि यानी आंखों में संवेदना उत्पन्न होती है, उसे हम प्रकाशीय ऊर्जा कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा। तो हम क्या कह सकते हैं? ऊर्जा का वह रूप जो हमारे कानों में यानी श्रव्य संवेदना हम में उत्पन्न करती है, जिसकी वजह से हम चीजों को सुन पाते हैं, उसे हम ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। ध्वनि को एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की ऊर्जा आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा को एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक जब आ रहा है तो उस भाग में भी ट्रेवल कर सकता है, उस भाग में भी गति कर सकता है जिसमें कोई भी माध्यम नहीं है, यानी कि निर्वात में भी गति कर सकता है। लेकिन ध्वनि जो है वो निर्वात में गति नहीं करती है, माध्यम के बिना गति नहीं कर सकती है। ध्वनि ऊर्जा एक से दूसरे स्थान पर जब जा रही है तो दोनों स्थान सीधे ही माध्यम द्वारा कनेक्ट होने चाहिए। अगर माध्यम में कोई बाधा उत्पन्न होगी तो ध्वनि ऊर्जा के संचरण में भी बाधा उत्पन्न होती है। और इसीलिए अगर शीशे बंद करके कोई कार चालक अंदर बैठा हो तो अंदर से जब वो कुछ बोलता है तो वो बाहर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वो जो शीशे हैं यानी कांच है वो ध्वनि ऊर्जा को एक से दूसरे स्थान पर पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये ध्वनि ऊर्जा जो है माध्यम, और ध्वनि जो सामान्य है, हम ध्वनि ऊर्जा की बात करें तो इसके लिए जो माध्यम है वो हवा माध्यम की तरह काम करती है। अगर हवा नहीं होगी
यानी निर्वात में कोई भी बात जब बोली जाएगी तो आपको सुनाई नहीं देगी। दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा है वो है तीसरे प्रकार की जो ऊर्जा है वो है रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक क्रियाओं से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा। अगला जो प्रकार है वो है सौर ऊर्जा। सूर्य और सूर्य के समान ही जो ऊर्जावान पिंड है जैसे कि तारे, उनसे मिलने वाली जो ऊर्जा है या उनमें निहित जो ऊर्जा है उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य में और तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है वो है छोटे छोटे नाभिकों को जुड़ करके बड़ा नाभिक का निर्माण करना, हाइड्रोजन के नाभिकों का जुड़ करके हीलियम के नाभिक का निर्माण करना, यानी कि जिसे हम कहते हैं संलयन। इससे अगला प्रकार अगर ऊर्जा का हम देखें तो वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत जो नाभिकीय बल होते हैं, उन नाभिकीय बलों के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। इसे दो प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, नाभिक के विखंडन द्वारा और नाभिक के संलयन द्वारा। ये जो नाभिकीय विखंडन है इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक जो विखंडन कराया जाता है और एक जो अपने आप होता है। जो अपने आप विखंडन होता है उसे हम विघटन का नाम देते हैं, इसलिए हम उसे नाभिकीय विखंडन नहीं कह करके नाभिकीय विघटन कह देते हैं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं से जैसे हम क्या कह सकते हैं? नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जो है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा का मान रासायनिक ऊर्जा की तुलना में कई हजार गुना या हम कहें कई लाख गुना ज्यादा होता है और इसीलिए रासायनिक अभिक्रियाओं से अल्प ऊर्जा प्राप्त होती है और नाभिकीय अभिक्रियाओं से उच्च ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसका उपयोग दो जगह हम बहुत ऐसे करते हुए देख रहे हैं, तीसरी जगह भी हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हमें केवल अभी इमेजिन ही करना होगा। सबसे पहला, बिजली बनाने में नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है और इसीलिए नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज कर दिया जाता है। दूसरा, जो परमाणु बम है उसमें भी नाभिकीय विखंडन से ही ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए परमाणु बम से एक उच्च ऊर्जा का विस्फोट होता है। और तीसरा जो आप देख रहे होंगे वो है रेडियम से नाभिकीय कणों के उत्सर्जन के कारण जो रेडियम है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, ये भी नाभिकीय ऊर्जा का ही एक उदाहरण है। और चौथा जो है वो सूर्य और तारों में संलयन अभिक्रिया से प्राप्त जो ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा का ये भी एक उदाहरण है। इसके बाद में है यांत्रिक ऊर्जा। कोई भी वस्तु की जो गति है या स्थिति है उसके कारण जो उसमें निहित ऊर्जा होती है उसे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि जो गतिशील वस्तुएं हैं उनका उपयोग, उनकी ऊर्जा का उपयोग सामान्यतः जिन चीजों में हम करते हैं उन्हें हम यंत्र कहते हैं और इसीलिए इसे यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है। जैसे छत पर जो पानी की टंकी लगी हुई है, उस पानी की टंकी में जब पानी हम मोटर के द्वारा पहुंचा रहे हैं तो उस पानी की जो ऊर्जा है वो गतिशील अवस्था में है। अगर हम देखें तो पानी की जो टंकी है उसमें मोटर द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उस प्रेशर के कारण पानी गतिशील हो रहा है, तो वो जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। गाड़ी जब गति कर रही है, कोई वाहन जो गति कर रहा है उसकी जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है। अगर हम कोई तीर कमान में से निकले हुए तीर की ऊर्जा की बात करें तो वो एक गतिज ऊर्जा के रूप में है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा भी अगर ऊर्जा के रूप है हमारे पास में, जैसे हम कहें कि आंतरिक ऊर्जा, किसी भी वस्तु के आंतरिक गुण जैसे कि ताप है या उसके अंतरा आणविक बल है, अंतरा परमाणुविक बल है, उन बलों के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। इसका एक रूप अगर हम देखें और ऊर्जा का तो वो है विद्युत ऊर्जा, जो कि आप सबके सामने है। आवेश की गति के कारण जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है या आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण जो ऊर्जा संचित होती है या आवेश के एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो इसको कहा जा सकता है। एक और ऊर्जा का रूप है वो है उष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा। दो बिंदुओं के ताप के अंतर के मध्य ताप के अंतर के कारण ऊर्जा का जब स्थानांतरण होता है तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा का ये स्थानांतरण ऊर्जा के जिस रूप उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। और इस उष्मीय ऊर्जा का जो कारण है वो अणुओं के मध्य टक्कर हो सकती है
किसी प्रकार की कोई अन्य अभिक्रिया हो सकती है, किसी प्रकार की जो अभिक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो सकती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा हमें प्राप्त होती है अभिक्रिया द्वारा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हमें अभिक्रिया को ऊर्जा देनी होती है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ये छोटे छोटे से मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा इनके बारे में बताया है, मैंने ज्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं की अभी, क्योंकि इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखो सिंपल सी इसकी परिभाषा है, लेकिन वो परिभाषा के अलावा भी एक परिभाषा मैं यहाँ पर दूंगा, उसको भी आपको समझना है। तो सिंपल सी परिभाषा क्या है, आपने 9वीं में पढ़ी होगी, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो निहित ऊर्जा है उसे हम उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब मैं पहले समीकरण निकालूंगा और उसके बाद में इसकी दूसरी परिभाषा दूंगा। देखिए हम सब जानते हैं कि किसी भी अगर m द्रव्यमान वाली वस्तु को v वेग से गति कर रही है तो उसके लिए जो विस्थापन हो रहा है, मान लीजिए उसका s विस्थापन हो रहा है F बल के प्रभाव में, तो किया गया कार्य अगर मैं निकालना चाहूं तो कार्य F बराबर होगा बल गुणा विस्थापन। यदि ये विस्थापन बल की दिशा में ही हो रहा हो तो हम इसे डॉट को हटा सकते हैं, लेकिन अगर बल की दिशा में नहीं हो रहा है तो डॉट को आप लगे रहने दीजिए। बल का जो मान है हम सब जानते हैं, किसी गतिशील पिंड के लिए बल का मान जो होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है। किसी भी पिंड पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है। अब हमने एक समीकरण पढ़ा था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो 2as होता है वो एक्चुअल में गति का तीसरा समीकरण एक्चुअल में 2a डॉट s होता है। अब अगर किसी पिंड को हम स्थिर अवस्था से गतिशील कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना बच्चों, स्थिर अवस्था से गतिशील कर रहे हैं तो जो u है उसका मान हो जाएगा 0। तो ऐसी स्थिति में v स्क्वायर का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2a डॉट s। तो a डॉट s का मान कितना हो जाएगा? v स्क्वायर बटा 2। ये a डॉट s का मान हो गया। ये जो a डॉट s का मान है ये मान इस समीकरण में रख दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों? देखते हैं, हमारे पास में आ जाएगा W बराबर m तो ऑलरेडी है और a डॉट s का मान आ गया v स्क्वायर बटा 2, जिसको आप क्या कह सकते हो? 1/2 m v स्क्वायर। कार्य बराबर 1/2 m v स्क्वायर। ये जो m 1/2 m v स्क्वायर है इसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, इसे ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो W बराबर हमारे पास में आ गया K, गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये गतिज ऊर्जा कौन सी वाली आई है हमारे पास में? एक पिंड जो स्थिर था उसको गतिशील करने में किया गया कार्य आया है, और यही किया गया कार्य क्या है? गतिज ऊर्जा है। तो हम हमारी एक परिभाषा और क्या हो गई? स्थिर पिंड को गतिशील करने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। अब इसी तरीके से एक परिभाषा मैं और दे सकता हूं, गतिशील पिंड को स्थिर करने में किया गया कार्य भी गतिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये जो गतिज ऊर्जा होगी वो गतिशील अवस्था की गतिज ऊर्जा होती है, स्थिर अवस्था की गतिज ऊर्जा नहीं है। दो स्थितियां हैं हमारे पास में। पहली स्थिति क्या है? पहली स्थिति हमने कहा कि स्थिर अवस्था से पिंड को गतिशील करने या गतिशील अवस्था से पिंड को स्थिर करने, किसी गतिशील पिंड को स्थिर करने या स्थिर पिंड को गतिशील करने, यानी कि दोनों स्थितियों में हम देखें तो एक स्थिति में पिंड का वेग 0 है और एक में नॉन जीरो है। दूसरी अवस्था में हमने कहा कि गतिशील पिंड को स्थिर करने, यानी कि प्रारंभ में इसका कोई ना कोई वेग था और बाद में 0 हो गया। तो इन दोनों ही अवस्थाओं में से एक अवस्था ऐसी है जिसमें पिंड का वेग 0 है और एक अवस्था ऐसी है जिसमें अशून्य है। तो ये जो गतिज ऊर्जा है वो अशून्य वेग वाली अवस्था की गतिज ऊर्जा है, यानी कि स्थिर पिंड को गतिशील करते हो तो ये गतिशील अवस्था की गतिज ऊर्जा है, और अगर गतिशील पिंड को स्थिर करते हो तो भी ये गतिशील अवस्था की ही गतिज ऊर्जा है, और इसीलिए हम क्या कहते हैं? गति के कारण निहित ऊर्जा। देखिए स्थिर पिंड को गतिशील करने में किया गया कुल कार्य, गतिशील स्थिर पिंड को गतिशील करने में किया गया कुल कार्य गतिशील अवस्था की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, और गतिशील पिंड को स्थिर अवस्था में स्थिर करने में किया गया कार्य यह भी गतिशील अवस्था में गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। यानी हम सिंपल कह सकते हैं कि स्थिर पिंड को गतिशील करने अथवा गति
यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को में किया गया कार्य या गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में लाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये वाली जो परिभाषा सेकंड परिभाषा दी है ये एकदम सटीक परिभाषा है। तो परीक्षा में अगर आता है गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं तो आपको ये सेकंड भाषा ही लिखनी है। फर्स्ट वाली परिभाषा भी आप लिख सकते हो, सेकंड वाली परिभाषा लिखना अनिवार्य है। सही परिभाषा यही है, वो परिभाषा तो समझने की परिभाषा के रूप में है। तो क्या कह सकते हैं, से गतिशील करने अथवा गतिशील अवस्था से स्थिर अवस्था में लाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा है। बच्चों आज जो हमने पढ़ा क्या वो आपको समझ में आया? कोई प्रश्न है? हाँ सर समझ में आया। सर ये गति की कोई प्रश्न तीसरी हो तो आप पूछ समीकरण, सकते हो। तुम फिर से सर बोलो। ये गति की तीसरी समीकरण ही क्यों ली सर? कि हम ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर कहा m डॉट एस, ठीक है, कोई भी समीकरण इससे मान लीजिए कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति समय के लिए सब्जी थी, वहां पर बैंगन की सब्जी थी, वहां पर गोभी की सब्जी, ठीक है, वहां पर अन्य और भी सब्जियां थी, उनमें से आपके किसी, अब अगर हम ये कहें कि भाई आलू की सब्जी क्यों नहीं ली, कोई कारण नहीं है। बैंगन की सब्जी क्यों नहीं ली, कोई कारण, हमें उस समय गोभी की सब्जी खानी थी, मैं उस समय गोभी की सब्जी खानी थी, यानी आवाज कट रही है सर। हम आवाज कट रही है सर। जाएगी, आवाज आ जाएगी, आप चिंता नहीं करें, नेटवर्क है, वापस ऊपर नीचे उस पर की सब्जी पर इसका मतलब ये नहीं है कि बैंगन की सब्जी अगर हम लेते और उसको करने से मना कर देता, पकने से कभी मना नहीं करता, पर हो सकता है उसको खाने का हमारा उस समय मन नहीं करता, क्योंकि हमारा उस समय मन किस था। इसी तरीके से किसी भी समीकरण को जब हम काम में, उस समीकरण को जब हम काम में लेते हैं तो उस समीकरण को उपयोग में पर निर्भर, जैसे आप यहां पर देखो कि हमारे पास में क्या है, एम है, आ जाएगी बेटा, कट रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेटवर्क पे जाए, एम है, चीजें हमारे पास में एम ए और एस, ये तीन चीजें हमारे पास में है, ए और एस, ये जो तीन चीजें हैं, या तो एम के मान की जरूरत पड़ेगी, या ए के मान की जरूरत पड़ेगी, या एस के मान की जरूरत पड़ेगी, यानी मुझे समीकरण में एम ए और को रखना पड़ेगा। अब अगर मैं गतिकी के समीकरण में को लूं तो पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन समीकरणों में से किसी भी एक समीकरण से, चाहो तो आप पहली समीकरण से, चाहो तो दूसरी से, चाहो तो तीसरी से, a का मान निकाल करके यहां रख दीजिए। अब अगर मैं पहली समीकरण से निकाल के रखता हूं सपोज जैसे, तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में आ जाएगा v बराबर u का जो मान है वो हो गया 0 प्लस a इंटू टी, तो a बराबर क्या हो गया, v अपॉन टी, हम यहां पर a की जगह v अपॉन टी रख देंगे, यानी जो अब समीकरण हमारे पास में आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हमारे पास में हो जाएगा m इंटू कार्य बराबर m इंटू ए की जगह v अपॉन टी इंटू एस। लेकिन इससे जो समीकरण हमारे पास प्राप्त हुआ है ये किसी पर्टिकुलर नाम से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये समीकरण गलत नहीं है, समीकरण ये भी सही है, ये भी कार्य के बराबर ही है, लेकिन इसको एक पर्टिकुलर नाम से हम परिभाषित नहीं कर सकते, बस इतना सा अंतर है। अगर मैं सेकंड समीकरण से निकालूं तो उसको भी मैं कोई पर्टिकुलर नाम से नहीं बता पा रहा हूं। थर्ड समीकरण से अगर मैं निकालूं तो इसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि भाई ये जो है ये गतिज ऊर्जा है। तो आप चाहो जो समीकरण काम में ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो समीकरण जो आपको अंत में प्राप्त करना है, यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र निकालना है, वो पहले और दूसरे समीकरण से प्राप्त
नहीं हो रहा है, इसलिए हमने तीसरा समीकरण उपयोग में लिया। पहला और दूसरा समीकरण रखोगे तो गलत नहीं होगा, वो सही होगा, बस उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी जिस उद्देश्य को आप प्राप्त करना चाहते हो। जैसे बैंगन की सब्जी और आलू की सब्जी लेने से वो सब्जी आपको मना नहीं करेंगे कि भाई मैं नहीं बनूंगी, या आप उसे बनाओगे तो आपको प्रोसेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। बस उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी जो आप चाहते हो, यानी आपका जो मन है गोभी खाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। बस फर्क इतना सही है। तो तीसरा समीकरण लेने का जो हमारा उद्देश्य है वो यही है, गतिज ऊर्जा का सूत्र ज्ञात करना चाहते हैं जो कि तीसरे समीकरण से ही हमें प्राप्त होगा, पहले और दूसरे समीकरण से हमें प्राप्त नहीं हो रहा है डायरेक्टली, इसलिए हमने तीसरा समीकरण काम में लिया है। ठीक है बच्चों।